नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है निर्वाचन आयोग। क्या रहेगा? निर्वाचन आयोग यानी केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो हमारा टॉपिक रहने वाला है। ये हमारी क्लास नंबर जो है 17 रहने वाली है। इससे पहले हम 16 क्लासेस कर चुके हैं और हमारा जो पैटर्न है वो है एमसीक्यू हम कराएंगे, उसके साथ साथ उसकी थ्योरी हम साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट हमारी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम ऑल ओवर इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग में पहले करा चुका हूँ। इसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको याद कराने के लिए यहाँ डाले हैं। ठीक है, ये पहले आपको सेपरेट राज्य निर्वाचन आयोग करा चुका हूँ। ठीक है, वो आप क्लास नहीं देखी हो और जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र का निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जाकर के देखो ताकि क्वेश्चन आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, आपको आते हुए क्वेश्चन अगर आप गलत कर पाओगे तो आपकी क्या होगा, बहुत रिग्रेट होगा। तो इसलिए आपको आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उनके थ्योरी वाले पार्ट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से किस निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाए। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग जो मैंने कराया था, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो केवल और केवल किन के चुनाव करवाता है। एक तो आपके हो गए पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज हो गया, और दूसरा हो गया आपका नगर पालिका। ठीक है, पंचायत राज और नगर पालिका जो है, इन दोनों के चुनाव करवाएगा कौन? करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक है, और सभी जितने भी चुनाव हैं, और सभी जितने भी चुनाव हैं वो सब कौन करवाएगा? केंद्र का निर्वाचन आयोग करवाएगा। आपको ये याद रखना है बस। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि राज्य का निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायती राज और नगर पालिका इन दोनों के चुनाव करवाता है। ठीक है, जबकि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है, वो किसका चुनाव करवाएगा? आपका जो भी बचे हुए चुनाव है, जिस संसद के हुए, राज्यसभा लोकसभा के चुनाव हुए, आपका विधान मंडल के चुनाव हुए, विधान परिषद विधानसभा, ठीक है, राज्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव जो हैं वो कौन करवाता है? केंद्र का निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अभी हम ऑप्शन में देखें तो पहला क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा का निर्वाचन नहीं करवाएगा। पंचायत राज का निर्वाचन करवाता है राज्य। विधानसभा का भी निर्वाचन नहीं करवाता। यानी केवल दो राइट आंसर होगा, केवल दो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, आपको बस ये याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग किसका करवाता है, और जितने भी फिर बचे हुए होंगे वो आपके कौन करवाएगा? केंद्र का निर्वाचन आयोग करवाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। देखो, एक बात और मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा, वो हमारे क्या है, मूल संविधान में दिया गया था। ठीक है, मूल संविधान में आर्टिकल 324 बताया गया था कि हमारे ये क्या होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का निर्वाचन आयोग होना चाहिए। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग है, उसको बाद में गठित किया गया, उसको बाद में एक अधिनियम के द्वारा लाया गया था। मूल संविधान में इसका कोई वर्ड, कोई जिक्र नहीं था। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखो, अनुच्छेद 243 के कहता है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करेगा, और 243 जेड ए कहता है नगर निकायों का चुनाव करेगा। ठीक है, इन दोनों का चुनाव करवाएगा कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने बता दिया आपको, कौन करेगा? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों के सदस्य हैं। दोनों का जो चुनाव होगा वो कौन करवाएगा? आपका केंद्र का निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, राज्य विधानमंडल का जो चुनाव होगा, यानी आपका विधान परिषद हुआ, विधानसभा हुआ, इन सभी का चुनाव कौन करवाएगा? आपका केंद्र का जो है निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक है, वो क्लियर, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को आपको घुमा घुमा के पूछा जाएगा। आपको बीच में कहीं भी पंचायत राज दे दिया जाएगा, नगर पालिका दे दिया जाएगा, और उसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, जब विचार करते हैं तो ये कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950-51 के तहत नियम बनाने का अधिकार है। तो देखो, इसको प्रत्यक्ष रूप से नियम बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नियम बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है। किसको है? हमारी संसद को है। ठीक है, नियम बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को है। तो ये कदम तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 51 के तहत नियम बनाने का जो है अधिकार है। तो नियम बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, ना कि इसको, हमारे निर्वाचन आयोग को। ठीक है, तो पहला कथन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन की मैं बात करूं कि पद रिक्ति की स्थिति में 1 साल या अधिक समय तक समय शेष रहने पर 6 माह के भीतर भीतर उपचुनाव आयोजित कराना होता है। तो कहने का मतलब, कोई भी अगर पद रिक्ति है, मानो चलो राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उस पर उपराष्ट्रपति को बैठा दिया कुछ समय के लिए, तो कहने का मतलब है जब पद रिक्ति होने वाली है
पेपर दिखती है तो उसको उसको 6 माह के अंदर अंदर क्या करना है, उपचुनाव करवाना है। तो ये काम किसका है, भारतीय निर्वाचन आयोग का है। तो बिल्कुल सही कथन है। तो आपका केवल और केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी जो जो आपका बताया गया है ना, जो जो हमारी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो बात कही गई है कि भाई आपके जो परीक्षा का लेवल है वो बढ़ाया जाएगा। परीक्षा का लेवल किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, तो आपको मैं बता दूं, परीक्षा का लेवल बढ़ाया जाएगा। आपका स्टैटिक क्वेश्चन आप पूछ करके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम अभी जो जोर दे रहे हैं ना, वो कथन वाले क्वेश्चन पे दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कथन वाला जो पैटर्न है ना, वो आरएस का है। आरएस प्री में आपके कथन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वही पैटर्न आपकी फॉलो होने वाला है किसमें, सीटी वाले एग्जाम में। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको जो पिछले क्वेश्चन है उन्हीं के हिसाब से मैं कथन बना करके आपको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, लेकिन कहीं कथन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहीं वैसे क्वेश्चन पूछे गए जिनको मैं कथन के रूप में आपको बना करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो आपको याद करना है। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो मेन एग्जाम लगेगा आपका, ठीक है, मेन जो एग्जाम लगेगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मैं आपको जो एक बार जो है इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या करा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है, जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1950 1951 के तहत नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ना कि निर्वाचन आयोग को। तो निर्वाचन आयोग को प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं होती है। जबकि पद रिक्ति और पद रिक्त होता है तो कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक अगर शेष बच रहा है तो 6 माह के भीतर भीतर क्या करना पड़ता है, उपचुनाव करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने बता दिया आपको, दोनों कथन आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके आधारभूत विशेषताएं क्या थी। तो 73वां संविधान संशोधन विशेषतः भाग 9 जोड़ा गया था इसके द्वारा, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें कहा गया था कि पंचायती राजों की व्यवस्था होनी चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर, इन तीनों स्तरों पर पंचायत राज क्या होनी चाहिए, पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया, तो बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन से ये कहा गया था कि जो पंचायती राज है उनका चुनाव कौन करेगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। तो दोनों कथन सही होने चाहिए, तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जिला स्तर, मध्यवर्ती स्तर और ग्राम स्तर पर क्या होते हैं, 3 स्तर पर क्या होती हैं आपकी पंचायती राज संस्था होती है। इसमें एक अपवाद है, अगर किसी क्षेत्र का किसी क्षेत्र का जनसंख्या, क्षेत्रीय जनसंख्या जो है 20 लाख से कम है, तो 20 लाख से कम अगर जनसंख्या वाले राज्य हैं उनमें जो है दो स्तरीय क्या होगी, क्या होगी आपकी पंचायत राज होगी, ना कि 3 स्तरीय। यानी जो मध्यवर्ती स्तर है वो हटा दिया जाएगा, केवल केवल ग्राम स्तर रहेगा और जिला स्तर रहेगा। तो समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब नॉर्मल अगर राज्य यानी 20 लाख से ज्यादा की जनसंख्या जिनकी है, जिन राज्यों की है, उनमें तो रहेगी आपकी क्या 3 स्तरीय पंचायत राज। लेकिन जिनमें 20 लाख से कम आबादी है, जी 20 लाख से कम जनसंख्या है, उनमें क्या रहेगा, उनमें जो रहेगा आपका 2 स्तरीय पंचायत राज संस्था रहेंगी। ठीक है, तो निर्वाचन की जिम्मेदारी कौन रहेगी, तो पंचायतों की निष्पक्ष चुनाव कराने का जो पूर्ण उत्तरदायित्व होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देखो दोस्तों, आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो, मेरा क्लास करने का प्रयास पसंद आ रहा हो, तो प्लीज इसको लाइक करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ चैनल खोलना है, मिलन पाठशाला करके चैनल है, उस पर जाएं, सब्सक्राइब करें, बढ़िया सा लोगों आपको देखने को मिलेगा। और वहां जाकर के आपको देखो फायदा क्या होगा, फायदा होगा आपको जब एग्जाम के टाइम पर जब रिवीजन करना होता है ना, तो हम देखते हैं कि यार इतने बड़े बड़े नोट्स बने हुए होते हैं हमारे, तो उनका रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो उनका रिवीजन करने के लिए मैंने जो प्रयास किया है वो किया है यहाँ अपनी प्ले लिस्ट डाल करके। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखोगे ना, तो इंडियन पॉलिटी के, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की फुल क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। किसके, हिस्ट्री के भी आपको जो क्लासेस हैं, हिस्ट्री की PYQs हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हिस्ट्री और पॉलिटी में करा चुका हूँ, इससे आगे और भी मैं कराऊंगा, जियोग्राफी में आपको कराऊंगा। ठीक है, आपको आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, पेपर तक आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली क्या करना है, आपको मिलन पाठशाला चैनल खोलना है और इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितने हो जाए शेयर करना है, क्योंकि आप पढ़ लोगे आपका दोस्त नहीं पढ़ पाएगा तो गलत है भाई। ठीक है, तो आपको भी शेयर करना है, जितना जितना हो सके उतना शेयर करना है। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए आपके लिए। और देखो हमारा क्या होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो हमारा क्या है, मोटिवेशन बढ़ेगा, और भी हम अच्छे से आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, और भी हम अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, हमें मोटिवेट ही नहीं कर पाओगे, तो हम कैसे मोटिवेट हो पाएंगे। ठीक है, आपको तो हम मोटिवेट कर देंगे, लेकिन हम खुद भी तो मोटिवेट होना जरूरी है ना। ठीक है, तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें
अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसके बारे में सही कथन देखना है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हमें सही कथन पूछा है। तो देखो साहब, सही कथन देख लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्त जो है क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त होंगे उनको नियुक्त कौन करेगा? उनको नियुक्त करेगा हमारा भारत का राष्ट्रपति। उनके वेतन भत्ते, उनकी सेवा शर्तें, ठीक है, कब तक कार्यकाल कब तक रहेगा, उनका निर्धारण भी कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो पहला कथन तो क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि संविधान सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्त को की सरकार द्वारा किसी भी नियुक्ति पर रोक का प्रावधान है। देखो, रोक का प्रावधान अभी तक तो कहा नहीं है। ठीक है, अभी तक कहीं भी रोक का प्रावधान नहीं है। ये कह रहा है, कथन को समझो, कथन क्या कह रहा है कि यदि कोई निर्वाचन आयुक्त जो है वो सेवानिवृत्त हो जाए, यानी उसका रिटायर हो जाए, रिटायर होने के बाद क्या उसको सरकार किसी भी नियुक्ति पर किसी को सरकार जो है अगर वो कहीं भी नियुक्त होना चाह रहा है या उसको कहीं भी नियुक्त किया जा रहा है तो क्या नियुक्ति के पात्र है? तो बिल्कुल है, उसको दोबारा नियुक्त किया जा सकता है कहीं भी। ठीक है, तो ये कह रहा है, देखो, तो आपका केवल एक सही होगा, केवल एक कहाँ है? आपका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर होगा। तो देखो, दूसरा कथन गलत क्यों है वो बताऊं। संविधान सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को सरकार के अधीन किसी अन्य नियुक्ति के से प्रतिबंधित नहीं करता है, यानी उसको कोई रोक टोक नहीं है। पहला कथन हमने बता दिया कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल और सेवा शर्तें भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखो, आपको जब भारत का निर्वाचन आयोग जब आया था तो इसमें कितने सदस्य थे? इसका जो गठन हुआ था वो 1950 में होता है। ठीक है, 1950 में इसका गठन होता है। जब ये गठन हुआ था तो ये केवल एक सदस्य था। कितने सदस्य थे? एक सदस्य। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 1+2, यानी एक तो है निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 है अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो एक सदस्य से 1989 में जो है ये क्या बना था? 3 सदस्य बना था, यानी इसमें 2 सदस्य और ऐड कर लिए थे। फिर उसके बाद 1990 में फिर से 1 सदस्य किया गया, फिर 1993 में फिर से 3 सदस्य किया गया। तो वो आपकी प्रोसेस है। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। कार्यकाल जो है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पूरा हो जाए वो इसका कार्यकाल होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर करने हैं। अगला देखो, अगला कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कुछ कथन है। क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो देखो, लोकसभा अध्यक्ष का अलग से कोई चुनाव नहीं होता, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो सांसद के रूप में ही उसका चुनाव होता है। और सांसद के रूप में अगर चुनाव होता है, अगर यहाँ सांसद पूछता तो हम भारतीय निर्वाचन आयोग बिल्कुल सही आंसर था। लेकिन अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति के साथ साथ जो लोकसभा के और सदस्य हैं वो इसका चुनाव करेंगे। ठीक है, ना कि केंद्र का निर्वाचन आयोग। तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और गलत कथन हमसे पूछा है तो ये एक तो कथन एक हो जाएगा। दूसरा कथन हमसे कह रहा है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, यानी मान के चलो जब लोकसभा को पद से हटाने की का प्रस्ताव है वो लाया जा रहा है। ठीक है, प्रस्ताव चल रहा है अभी वर्तमान में, तो उसे बोलने और भाग लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया मत देने का अधिकार नहीं होगा, परंतु बराबर होने पर निर्णायक मत दे सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये तो कथन क्या कह रहा है? सही कह रहा है, यानी वो जो है वोट देने का अधिकार नहीं होगा उसको। कब? जब उसके खिलाफ क्या चल रहा होगा? हटाने का प्रस्ताव चल रहा होगा। ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन निर्णायक स्थिति में वह वोट दे सकता है। निर्णायक स्थिति में उसको वोट देने का अधिकार होगा। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कौन सा है? केवल एक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखो, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो अध्यक्ष जो है पीठासीन नहीं होता, वह एक सामान्य सांसद की तरह दृष्टा वोट कर सकता है, लेकिन निर्णायक वोट करने का अधिकार नहीं होगा। यानी कह रहा है निर्णायक वोट वो नहीं दे सकता, नॉर्मल जो सांसद है उसकी तरह वोट दे सकता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो ये जरूर पढ़ना है कि सत्य कथन पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो कौन सा है पूछा है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये आपको नहीं है वाले जो क्वेश्चन है ना बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो हमको ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है पूछना है कि भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा नहीं है। तो देखो, चुनाव चिन्ह आवंटन करना है बिल्कुल भारत के निर्वाचन आयोग का काम होता है। देखो, भारत के निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है?
जैसे ही चुनाव आएंगे तो आचार संहिता लगाना, निर्वाचन जो चिन्ह है, निर्वाचन जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, वो देगा, राजनीतिक पार्टियां बनाएगा कि भारत कौन सी राजनीतिक पार्टी को मान्यता देगा, ठीक है। चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति खड़ा है उसकी पात्रता की जांच करेगा कि भाई कौन सा व्यक्ति खड़ा है, उसकी पात्रता होने है कि नहीं, ठीक है। चुनाव निष्पक्ष चुनाव करवाएगा, स्वतंत्र चुनाव करवाएगा, ठीक है। आपकी ईवीएम जो मशीन है उसको आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, मतदाता सूची तैयार करवाता है और परिसीमन करवाता है। तो ये सारे काम किसके हैं? निर्वाचन आयोग के, ठीक है। निर्वाचन आयोग के हैं। तो देख लेते हैं हम। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करेगा, बिल्कुल करेगा। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण करेगा, बिल्कुल करेगा। चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा, ये नहीं है। चुनाव की अधिसूचना ये जारी नहीं करता, चुनाव की सूचना केंद्र सरकार करती है। और केंद्र में भी अगर बात करूँ तो केंद्र में करता है राष्ट्रपति और राज्य में करता है राज्यपाल। कौन करेगा? केंद्र में केंद्र में अगर चुनाव हो रहा है तो केंद्र में जो है अधिसूचना कौन करेगा? केंद्र की अधिसूचना करेगा कौन? राष्ट्रपति। और राज्य की अधिसूचना करेगा कौन? राज्यपाल। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि चुनाव की जो अधिसूचना जारी करना है वो इसका काम नहीं है। अब देखो निर्वाचन आयोग के मैंने मुख्य काम दे रखे हैं यहाँ, आप पढ़ सकते हो इनको। कि चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, परिसीमन करना। परिसीमन का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र को देखना कि भाई ये क्षेत्र बड़ा है घटा है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र का परिसीमन करना ही है, वहाँ कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। एक तरह का जनगणना टाइप में हो गया है। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। प्रत्याशियों की पात्रता निर्धारित करना, जो भी भाग ले रहे उनकी पात्रता निर्धारित करना। और भी काम है जैसे मतदाता सूची तैयार करना, ईवीएम प्रोवाइड करवाना, ठीक है। निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना इसका काम है भारतीय निर्वाचन आयोग का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको समस्या क्लियर की जाएगी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित गलत कथन हमें चयन करना है। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो है गलत कथन का चयन करना है। तो ये कह रहा है कि यह एक गैर स्वायत्तिक संस्था है। तो पहला गलत कथन तो यही हो गया भाई, ये गैर स्वायत्तिक नहीं है, ये स्वतंत्र है, स्वायत्तिक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। स्वायत्त है, संवैधानिक है, ठीक है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती, तो ये भी गलत है। क्यों? उपराष्ट्रपति के चुनाव तो करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति हुआ, राष्ट्रपति हुआ, संसद के चुनाव हुए, विधानमंडल के चुनाव हुए, ये सब कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। ये भी कथन आपका गलत हुआ। तीसरा कह रहा है कि इसमें 1 और 3, यानी ये कह रहा है कि 1+3 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि 1+2 होते हैं। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और पूछा क्या है हमसे? गलत कथन नहीं पूछा, तीनों के तीनों गलत है भाई, तीनों के तीनों गलत हैं। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? देखो क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का भी तरीका है भाई ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप ये मत सोचना इसमें गलत कथन पूछा है तो इसमें गलत तो है ही नहीं कोई, मतलब इसमें सही नहीं है तो आप क्या कर दोगे कि निम्न में से कोई नहीं, अगर मान चलो तो शब्द की जगह इसमें से बोलिए निम्न में से कोई नहीं, ठीक है। सी वाला ऑप्शन दे दिए, निम्न में से कोई नहीं। तो आप क्या कर दो, जल्दीबाजी में करके आ जाए निम्न में से कोई सही नहीं है, यानी सभी गलत है। तो ऐसा नहीं करना है, उपयुक्त सभी राइट आंसर करना है, ठीक है। यानी तीनों के तीनों कथन क्या है? गलत है। तो सत्य फैक्ट मैंने आपको बता दी कि इनका सत्य क्या है। तो देखो कथन एक में गैर स्वायत्त की बात कही है, लेकिन गैर स्वायत्त नहीं है, वो क्या है? हमें एक स्वतंत्र और एक स्वायत्तिक संवैधानिक निकाय है। आया समझ में? दूसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव तो कौन करवाता है? पूर्ण रूप से संचालन ही कौन करता है? केंद्र का निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा कह रहा है कि इसमें 1+3 यानी टोटल 4 सदस्य होते हैं, लेकिन टोटल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है, भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित कितने कथन सत्य हैं? सत्य कथन छांटना है, ठीक है। पहले में पूछा था असत्य कथन, गलत कथन छांटने थे, और इसमें हमें छांटना है कि कौन सा? सत्य कथन। अभी देखो, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह लेता है। सही बात समझ में? यानी कोई कथन कह रहा है हमसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करवाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन ये कह रहा है कि अन्य सदस्य हैं, जो 2 और अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करवाएगा? मुख्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा कह रहा है,
ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु होता है। ये भी आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है? तो मैंने बताया था 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक होता है। कितना होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निर्वाचक नामावली तैयार करता है। तो बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो मतदाता सूची तैयार करता है। मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट, यानी जिस मान के चलो एक गाँव है और गाँव में अभी जो वोटर लिस्ट बनाई है वो क्या 2 सालों बाद वही वोटर लिस्ट रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग जन्म भी लेंगे, कुछ लोग जो है जन्म लेंगे उनका तो वोट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है कुछ 16-17 के साल के होंगे, वो 18 प्लस हो गए होंगे, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारा जो काम होता है, वोटर लिस्ट तैयार करने का काम होता है, उसी को बोलते हैं नामावली तैयार करना। ठीक है, निर्वाचक नामावली तैयार करना उसी को बोलते हैं। तो वो भी काम किसका होता है? निर्वाचन आयोग का। तो बिल्कुल तीसरा कथन सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है। देखो साहब, ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक कथन सही है। कौन सा? 3। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केवल एक कथन सही है। और कथन कौन सा है? कथन नंबर 3 सही है। ठीक है। तो मुख्य और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये मैंने आपको बता दिया। कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। जो भी पहले हो वो इसका हो जाएगा। ठीक है। निर्वाचक नामावली तैयार करने का काम क्या किसका होता है? वो निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित जो है सही कथन छांटना है। ठीक है, हमें क्या करना है? सत्य कथन छांटना है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित। ठीक है। तो सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात संसद द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। यानी ये कह रहा है कि कोई भी निर्वाचन आयुक्त है, उसको नियुक्त कर दिया, उसके बाद उसकी सेवा शर्तों में क्या की जा रही है? परिवर्तन करना है, तो क्या कर सकता है? तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी संसद उसकी नियुक्ति के बाद परिवर्तन नहीं कर सकता, उसकी नियुक्ति से पहले ही कोई परिवर्तन कर सकता है, करता है तो। यानी संसद कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, अलाभकारी कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें संसद निर्धारित करती है। तो मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयुक्त जो है उनकी सेवा शर्तें, ठीक है, उनकी नियुक्ति ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये आपका राष्ट्रपति करेगा, संसद नहीं। तो ये भी आपका कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारी टॉपिक आपको ऐसे देखने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत गहराई से देखने पड़ेंगे ये चीजें। ठीक है, एक ही शब्द से। अब देखो यहाँ संसद की जगह अगर राष्ट्रपति होता ना, तो ये कथन क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो ही नियुक्ति करता है, वही सेवा शर्त वेतन भत्ते जो भी निर्धारित करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, संसद का इसके में कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो आपके दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तीसरा कथन कह रहा है कि आयोग के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। आयोग में जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत के आधार पर ही लिए जाएंगे। आयोग हिंसा के आधार पर निर्वाचन रद्द कर सकता है। हाँ, ये भी इसके हाथ की एक शक्ति होती है। यानी तो ये भारत के निर्वाचन आयोग की एक शक्ति होती है कि अगर आपको लग रहा है कि हिंसा हो रही है निर्वाचन में, चुनाव करवाते टाइम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हिंसा हो रही है, तो उस क्षेत्र के चुनाव को रद्द करवा दिया जा सकता है। ठीक है, रद्द करवाया जा सकता है। उसके बाद चुनाव करवाया जाएगा, बाद में करवाया जाएगा। ठीक है, उस समय फिलहाल रद्द करवा दिया जा सकता है। ये भी इसकी क्या है? एक शक्ति है। किसकी? आपके भारत के निर्वाचन आयोग की। ठीक है। तो आपके 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में 3 और 4 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। सेवा शर्तों का निर्धारण जो है संसद नहीं कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और बहुसदस्यीय आयोग के निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से होते हैं। हिंसा होने पर चुनाव रद्द करने का जो संप्रभु शक्ति आयोग के पास ही होती है। ठीक है। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ये जो कथन वाले क्वेश्चन है ना, इनमें आपको पूरी चीजें पढ़नी होती है, सारी चीजें पढ़नी होती हैं। और जो पहले क्वेश्चन होता था उसमें क्या पूछ रहा था? चुनाव आयोग कब बना, कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, एकल सदस्य कब तक रहा, ये सारी क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन अभी जो कथन वाले क्वेश्चन है उसमें सारी प्रोसेस पूछेगा आपको। ठीक है, क्या क्या होता है, काम क्या है, क्या कर सकता है, कौन नियुक्ति करेगा, क्या हटाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो कथन वालों में आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और डीपली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करवा रहा है, तो मिलान तो छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट अनुच्छेद बताता हूँ किस अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 324 की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 324 आयोग की स्थापना, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, इन सब के बारे में बताता है कि आयोग की स्थापना है, आयोग की
अधीक्षण आयोग का निर्देशन कौन करेगा, ये सारी चीज किसमें बताता है, आर्टिकल 324 में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 325 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 325 में कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग इसके आधार पर वोटर लिस्ट में कोई भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी इसका सीधा सा सीधा कहने का मतलब है कि लिंग, जाति और मूलवंश के आधार पर किसी को भी वोटर लिस्ट से में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब वोटर लिस्ट अगर मैं बना रहे हैं तो किसी को ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर किसी को भाई ना जोड़ें या फिर जाति के आधार पर जोड़ लें, ठीक है, मूलवंश के आधार पर ना जोड़ें जोड़ लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो कहता है आपका आर्टिकल 325। ठीक है, आर्टिकल 326 क्या कहता है, आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार को बताता है। किसको बताता है, वयस्क मताधिकार को बताता है कि आर्टिकल 326 किसको बताता है, वयस्क मताधिकार को बताएगा। आर्टिकल 327 देखो, वो विधानमंडल के चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति होती है, ये कौन बताता है, आर्टिकल 327। तो ये चारों आर्टिकल आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चारों आर्टिकल आपको क्लियर होंगे। और एक और चीज मैं बता दूं, जो निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 में है आपके, किसमें है, भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है। कहाँ तक है, 329 तक है। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, क्लासेस ली जा रही हैं बाकायदा अच्छे से, आपको प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत यूजफुल लेने वाला है ये आपका चैनल, इसलिए जाकर के सब्सक्राइब कर लें, आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, और कुछ आपके बदले में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन आपके इसी से बढ़ता है, सब्सक्राइब करने से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो सके। अभी देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो निम्न में से किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल सबसे कम रहा। यानी ये कह रहा है, एक तो आपको सबसे कम और सबसे ज्यादा दोनों याद रखते हैं। ठीक है, सबसे कम रहता है आपका BS रमा देवी का। इसका रहता है सबसे कम, BS रमा देवी का जो है सबसे कम रहता है। ये भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, यानी ये है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो इसके जो BS रमा देवी है, उसके संदर्भ में आपको 2 कथन याद होने चाहिए। पहला कथन कौन सा, पहला तो आपको याद होना चाहिए कि यह जो है आपके सबसे कम कार्यकाल रही थी। दूसरा कथन यह है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही थी। ठीक है, और औरों के बारे में बताऊं आपको, जो सुकुमार सेन है, सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारत के जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, के सुंदरम के बारे में आपको बता दूं, के सुंदरम जो है सब सर्वाधिक कार्यकाल जो इनका रहा है वो के सुंदरम का रहा है। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, के सुंदरम का रहा है। ठीक है, तो देखो हाँ, अगला क्वेश्चन है, आगे देखा ना, ऐसा कौन सा भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त है जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, सर्वाधिक रहा है, तो के सुंदरम का रहा है। रमा देवी का मैंने आपको बता दिया सबसे कम रहा था। सुकुमार सेन आपके क्या थे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। अगला देखो, अगला पूछा जा रहा है कि वोटर टर्नआउट ऐप क्या है और कब लॉन्च हुआ था। तो ये कह रहा है वोटर टर्नआउट एक ऐप लॉन्च हुआ था, और इस ऐप में क्या था, ये वोटर टर्नआउट ऐप ऑटोमेटिक ये पता लगा लेता कि भाई जो कितने लोगों ने यहाँ वोटिंग दी है। ठीक है, रियल टाइम जो मतदाता है, कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोटिंग कर दी है, ये बता देगा। ठीक है, दूसरा ये क्या बताएगा, इसमें जो मेल है, फीमेल है, तीसरा जेंडर है, उसको भी बता देगा वो देख के कि हाँ, इन रूपों में विभाजित कर देगा कि मेल इतने थे वोट देने वालों में, फीमेल इतने थे, ट्रांसजेंडर इतने थे, वो सारे डिवाइड कौन कर देगा, वोटर टर्नआउट है। ये काम होता था। ये कब लॉन्च होता है, 18 अप्रैल 2019 को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, 18 अप्रैल 2019 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो वोटर टर्नआउट ऐप आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग 1950 से कब तक एक सदस्यीय निकाय रहा। तो मैंने बताया था जब 1950 में ये बना था भारतीय का निर्वाचन आयोग, तो ये जब बना था तो ये एक सदस्यीय था। कैसा था, एक सदस्यीय था। और 1989 में इसको 3 सदस्यीय बनाया गया था, 1+2 3 सदस्यीय बनाया गया था। फिर जाकर के 1990 में इसको फिर से एकल सदस्यीय बनाया गया, और फिर 1993 में आपको क्या बना दिया गया, फिर से 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है एकल सदस्यीय कब था, 3 सदस्यीय कब था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है, जैसे 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई, तब यह कैसा था, एक सदस्यीय निकाय था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अन्य आयुक्त इसमें जोड़े गए थे, और कितने हो गए हैं, कुल 3 सदस्य हो गए थे। ठीक है, 1990 में इसे पुनः एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया।
और अक्टूबर 1993 में स्थायी रूप से बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, तो आपको ये 1950 से लेकर के 1993 तक की जर्नी याद रखनी है। ठीक है, 1950 से 1989, फिर 89 में एकल सदस्य हो गया, 90 से 93 में क्या हो गया, वो बहुसदस्यीय हो गया। बहुसदस्यीय का मतलब 3 सदस्य हो गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है? सत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन है कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। बिल्कुल सत्य कथन है कि निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 के तहत स्थायी और एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पंचायतों और नगर निगमों और चुनाव निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव निर्वाचन आयोग की क्या है? जिम्मेदारी है। तो ये कह रहा है, ये कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। कौन सा? कि इसमें दे दिए पंचायतों और नगर निगमों का, पंचायतों और नगर निगमों का, यानी जो पंचायत है और नगर निगम है उनका चुनाव कौन करेगा? तो उनका चुनाव करेगा राज्य निर्वाचन आयोग, ना कि केंद्र का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो आपका ये कथन हो जाएगा गलत, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर है, केवल एक। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि ये स्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचायती राज नगर निगमों के चुनाव की जिम्मेदारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की, ना कि केंद्र के निर्वाचन आयोग की। ठीक है, केंद्र के निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में हो? तो मैंने बताया भाग 15 में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। और आर्टिकल मैंने बताया था 324 से 329 तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी निर्वाचन से संबंधित विस्तृत प्रावधान किसमें है? भाग 15 में, और आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है। ठीक है, तो अभी विशेष विश्लेषण देखो, 1996 के पश्चात चुनाव में सुधार क्या क्या हुआ? चुनाव सुधारों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ भी जाते हैं। तो चुनाव सुधारों से संबंधित अगर हम क्वेश्चन देखें तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके चुनाव सुधारों से बन सकते हैं? तो पहला तो आपका क्वेश्चन बनेगा ईवीएम से संबंधित। कौन सा? ईवीएम से संबंधित आपका क्वेश्चन बनेगा कि ईवीएम कब लाई गई थी। ठीक है, ईवीएम जो व्यवस्था थी वो कब लाई गई थी? तो आपको देखो ईवीएम के बारे में मैंने सारी जानकारी दे रखी है। जो ईवीएम है सबसे पहले 1982 में केरल में इसका प्रथम प्रयोग किया गया था, और गोवा विधानसभा में पहली बार इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया। राजस्थान में जो 11वां विधानमंडल का चुनाव हुआ, 11वीं विधानमंडल का चुनाव हुआ, उसमें आंशिक रूप से, और 12वीं विधानमंडल का जब चुनाव हुआ उसमें पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया ईवीएम को। और केंद्र में 14वीं लोकसभा का जब चुनाव होता है उसमें पूर्ण रूप से इसमें लागू किया गया। तो आपको ईवीएम से संबंधित क्वेश्चन आपको अगर आए तो वो आपको याद रखना है कि ईवीएम जो है 1982 में केरल में प्रारूप के रूप में प्रथम प्रयोग हुआ था इसका। फिर गोवा में विधानसभा के चुनाव थे उसमें पूर्णतः इसको लागू कर दिया। राजस्थान में 11वीं विधानमंडल का चुनाव और 12वीं विधानमंडल के चुनाव में इसको पूर्णतः लागू किया गया, यानी 11वीं में तो आंशिक रूप से, 12वीं में पूर्ण रूप से लागू किया गया। और केंद्र में 14वीं लोकसभा जब हुई थी उसमें पूर्ण रूप से लागू किया। फिर अगला क्वेश्चन है चुनाव सुधार में एग्जिट पोल वाला, कि एग्जिट पोल पर रोक लगा दी। कब लगाई थी? तो 2009 के जो चुनाव हो रहे थे उसमें एग्जिट पोल पर रोक लगा दी। नोटा क्या है? नन ऑफ दी एबव, यानी 2014 में इसकी शुरुआत होती है नोटा की, और नोटा का जो अनुच्छेद है उसमें अभिव्यक्ति मना कर दी गई। ठीक है, अभिव्यक्ति माना गया, अनुच्छेद 19 के तहत इसको एक अभिव्यक्ति माना गया नोटा को। ठीक है, और बीबीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यह भी नकल इनसे शुरू होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है पिंक बूथ। ये पिंक बूथ क्या है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए 2015 में बिहार से इसकी शुरुआत होती है पिंक बूथ की। ठीक है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, आपके 2015 में शुरुआत होती है। तो ये आपको याद रखना है किससे संबंधित है। आपको ये याद रखना है कि आपके चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था चुनाव सुधार से संबंधित ही, आपका कौन सा क्वेश्चन था? वो आपका जो टर्नआउट ऐप के बारे में पूछा था। ठीक है, वो टर्नआउट है, वो भी आपका क्या है? चुनाव सुधार में आता है। ठीक है, 18 अप्रैल 2019 में जो लागू हुआ था वो भी। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि ईवीएम क्या है, ईवीएम कब किस में लागू हुई थी, राजस्थान में कब आई थी, लोकसभा में कब आई थी, ठीक है, केंद्र में कब लागू हुई थी पूर्ण रूप से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम देखें। देखो यहाँ तक हमने क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो मैं आपको करा चुका हूँ, और जितनी भी थ्योरी वाली क्लासेस थी वो भी कर ली है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस
प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही 25 जनवरी 1950 को ही क्या लागू हुआ था? आपका भारत का निर्वाचन आयोग बना था। ठीक है, और इसकी जो मनाने की शुरुआत थी वो 2011 से हुई थी। 2011 से पहले जो मतदाता दिवस नहीं मनाया जाता था। ठीक है, और मतदान 61वें संविधान संशोधन की याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि पहले मतदाता की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया। वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं जो पेपर में आ सकते हैं और आने योग्य हैं। ठीक है, जो पहले आ चुके हैं और अभी आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कोई बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ निर्वाचन आयोग से संबंधित। ठीक है, और भी क्लासेस में आपको अपडेट करता चलूँगा, धीरे धीरे लाता चलूँगा। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल मिलन पाठशाला करके है, ये आपका बढ़िया सा लोगो दिख जाएगा मैं देखने को, उसको जा करके सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में जा करके सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एमसीक्यू क्लासेस हो चाहे फुल डिटेल क्लासेस हो, थ्योरी वाली क्लासेस हो, वो सारी देखने को मिल जाएंगी। तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।